हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग के लिए हम एकदम इम्पोर्टेंट जीको लाया है, स्टैटिक जीके। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताएंगे। पहला है, देखिए सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब बताइए, देखिए दोस्तों, जो वेद होता है वो वेद मतलब वेदों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। ठीक है, और 4 कौन कौन से है? तो देखिए, पहला है वो ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद है। दूसरा दूसरा आपका जो है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक, 4 वेद है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को दोस्तों कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। गद्य एवं पद वाला वेद, मतलब कि गद्य एवं पद वाला वेद किसको कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद किसको कहा जाता है? तो अर्थवेद को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा एग्जाम में आप लोग को कि जादू टोना किस वेद में गणना किया गया है, मतलब किस वेद में किया गया था जादू टोना सब तंत्र मंत्र? तो यह अर्थवेद में। किस वेद में? अर्थवेद में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। कौन सा दोस्तों है? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है आपका। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है तो मनुष्य स्मृति हो जाएगा। कौन सा? मनु स्मृति हो जाएगा। इतिहास का पिता कहा जाता है, मतलब कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडेटस को। मतलब इतिहास के पिता कैसे कहा जाता है? हेरोडेटस। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इतिहास के पिता किससे कहा जाता है? आप लोग को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा कमेंट में कि अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, ये थोड़ा आप लोग बताइएगा कमेंट में करके, अर्थशास्त्र के पिता। ठीक, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर, मतलब कि सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। किसको दोस्तों बनाया गया था? कुत्ता को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी, मतलब कि सिंधु जो सभ्यता था प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। ठीक दोस्तों, बताइए जो सिंधु सभ्यता था, तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की कब हुई थी? उसके बाद से हड़प्पा सभ्यता की खूब खोज कब हुई थी? ठीक है, चलिए तो आप लोग को मैं इसमें पीडीएफ के थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आपका सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा 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 सभ्यता सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुआ था 1921 में। 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने किया था। कितने में? तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, अब देखिए तो मोहनजोदाड़ो का खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ था 1922 में। ठीक, और किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये रावी नदी के किनारे। रावी नदी, मतलब कि ये जो हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ था वो रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और जो मोहनजोदाड़ो खोज हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, ठीक, एक और थोड़ा सा बताइए सिंधु सभ्यता में कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला था? अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो घोड़ा का अवशेष आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा कि घोड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता। देखिए दोस्तों, आर्यों जो थे, आर्य रहते थे भारत में। ठीक है, जो भारत में आर्य आए थे, आपके सिंधु जो सभ्यता हुआ था ना, इसके बाद ये आर्य जब भारत में प्रवेश किए थे, तो उस टाइम आर्यों के समय उन लोगों का प्रिय देवता कौन थे? तो आपका प्रिय देवता हो जाएगा उस टाइम के इंद्र थे। कौन थे?
इंद्र थे। ठीक। अच्छा दोस्तों एक बताइएगा, आर्य कहाँ से आए थे? आप लोग कमेंट में बताइए कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? मतलब जो आर्य आए थे उनका प्रिय पशु क्या था? तो उनका प्रिय पशु था घोड़ा। क्या था दोस्तों? तो प्रिय पशु उनका था घोड़ा। चलिए, सत्यमेव जयते लिया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो पतंजलि। ये क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल थे। कौन थे दोस्तों? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। कौन थे दोस्तों? गौतम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी में, यानी 540 ईस्वी में इनका कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा बताइएगा आप लोग कमेंट में, महावीर का माता का क्या नाम था? महावीर की माता का क्या नाम था? ये थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि महावीर की माता का क्या नाम था। ठीक है, देखिए महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? मतलब कि उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में दिया था? तो प्राकृतिक भाषा में दिया था। नेक्स्ट चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध का जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। ठीक। और इनकी मृत्यु जो हुई थी गोरखपुर में हुई थी, गोरखपुर में हुआ था। ठीक। अच्छा दोस्तों, मृत्यु हुई थी, ठीक है इनकी, तो मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। ठीक है, चलिए, बुद्ध द्वारा गृहीत या को क्या कहते हैं? महानिष्करण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, मतलब कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ये तो पहले बता चुके थे। लेकिन उसको कहा किया जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश की भाषा थी। ठीक है, तो बुद्ध की उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। क्या थी दोस्तों? बुद्ध ने किस भाषा में दिया था अपना प्रथम उपदेश? तो बुद्ध ने दिया था आपका पाली भाषा में दिया था उपदेश। बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश दिए थे, मतलब स्वार्थिक उपदेश दिए थे, मतलब कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में, श्रावस्ती कौशल में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, मतलब कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि जो प्रथम आपका जो बौद्ध सभाएं हुई थी, बौद्ध संगीति जो 4 हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो हुई थी। ठीक है, ये पूछ देता है कि मतलब कि प्रथम कहाँ हुई, द्वितीय कहाँ हुई, और किस उस टाइम के राजा कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो कुछ, हालांकि अध्यक्ष उतना नहीं पूछता है, बट ये पूछ देगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उस टाइम शासनकाल कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अब देखिए, पूछ सकता है इस तरह कि द्वितीय जब हुई थी बौद्ध सभाएं, वो कितने ईसा पूर्व में हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। स्थान कहा? तो वैशाली में। उस टाइम कौन थे राजा? मतलब कि शासनकाल किसका था? तो कालाशोक का। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे आपका? तो अब जो साबाकामी। ठीक है, अब देखिए तृतीय जो हुआ था, तो तृतीय कौन सा में हुआ था? 351 ईस्वी में। स्थान तो पाटलिपुत्र, शासनकाल तो अशोक के, और ये कौन थे अध्यक्ष? तो मोगली पुत्तिसम थे। चतुर्थ जब हुई थी, ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, तो कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, ये हुई थी कुंडल वन
कश्मीर में हुआ था ये कुंडल 1 कश्मीर में। और शासनकाल कौन थे तो कनिष्क के, और अध्यक्ष कौन थे तो वसुमित्र। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि याद कैसे करें, क्योंकि याद तो हो नहीं पाएगा छाड़ा इतना 4 है तो थोड़ा सा सस्पिशन हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, देखिए ट्रिक क्या है याद करने का। रा वे पा कु रावे पाकू, इसका मतलब समझिए। ठीक, रा का मतलब होता है राजगिरी। क्या होता है राजगिरी, राजगिरी मतलब कि जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी तो राजगिरी में हुई थी। हम सीरियल नंबर से बता रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो वैशाली में हुआ था आपका, दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा जो आपका हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, आज इसको पटना बोला जाता है, ये प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखिए कु का मतलब होता है कुंडल 1। कुंडल 1 कहाँ पर है तो कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, मतलब कि देखिए सीरियस लिखा है, पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, वह मतलब वैशाली में, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा कुंडल 1 में हुआ था कश्मीर में। तो क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी तो किस स्थान पर हुई थी तो कुंडल 1 जो कहाँ है कश्मीर में है, तीसरा तो पाटलिपुत्र में है, और वैशाली दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा राजगिरी। अब देखिए अब ये कि पूछ देता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी तो उस टाइम राजा कौन थे, मतलब कि उस टाइम के शासनकाल किसका था। तो इसके लिए मैं भाई आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका ट्रिक है आज कल शोक नहीं, आजकल शोक नहीं। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक, आज का मतलब होता है अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन है अजात शत्रु। देखिए ये आपका, देखिए कल का मतलब होता है काला सुख, काला सुख। ठीक, अशोक का मतलब होगा आपका अशोक, शोक। ठीक है, और देखिए क का मतलब होगा कनिष्क। थोड़ा सा दोस्तों लिखने में तो के लिए आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग तो खुद ही समझ जाएंगे, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है तो कनिष्क हो जाए। कौन सा कनिष्क हो जाए। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए आज मतलब अजात शत्रु मतलब कि आपका लिखाए थे ना कि राजगिरी, तो राजगिरी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम किसका शासनकाल था तो अजात शत्रु का। उसके बाद से दूसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में वो काला शोक का हुआ था और थे उस टाइम, तीसरा में अशोक थे, चौथा में कौन थे कनिष्क थे। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए तो कौन सा हम ट्रिक आप लोगों को बताया, इसका हम ट्रिक आप लोग को बता दिए। ठीक है, कैसे क्या करना है आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, मतलब कि जो जैन धर्म थे उसका प्रथम तीर्थ को तो ऋषभदेव थे। कौन थे ऋषभदेव। देखिए कुल जो तीर्थकर थे वो तो आपका 24 थे। ठीक है, देखिए एक्चुअली में महावीर आपका लास्टवा थे, महावीर मतलब कि 24वां थे तीर्थकर। ये कौन थे 24वां थे। ठीक, उसके बाद से जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है तो ऋषभदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर थे। कौन थे महावीर। हिजरी सनवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। कब हुआ था 622। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था
33 ईस्वी में। कितने सन में? 33 ईस्वी में सूली पर इनको क्या किया गया था? चढ़ाया गया था। चलिए ज़्यादा लंबा ना जाए, हम आप लोग को थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था। मतलब कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? कौन से राजा थे? देखिए अशोक। दोस्तों आप लोग अशोक के बारे में जानते ही थे, जिन्होंने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने सभी भाइयों को क्या किया दिया था? मार दिया था। अपने सभी भाइयों को क्या कर दिया था? ये मार दिया था अशोक ने। यही अशोक है जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद आपका उसके बाद से इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म किसने अपनाया था कलिंग युद्ध छोड़ने के बाद? तो अशोक हो जाएंगे। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन है? तो सातवां अभिलेख। कौन है? सातवां अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे यूनानियों ने। मतलब कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो यूनानियों ने। भारत का स्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। रागा अर्जुन को भारत का स्टीन कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों काला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था किसके शासनकाल में? तो आपके कनिष्क के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था। मतलब कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने, अच्छा एक बात बताइए दोस्तों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? ये थोड़ा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका थे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के वध विश्व में प्रसाद की दृष्टि से दूसरा स्थान रखती है पंचतंत्र संस्कृत में। देखिए दोस्तों आप लोग इंग्लिश में मैं लिख रखा हूँ, अगर जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट होगा देख लेगा। बुद्ध के गृह त्याग महापरिनिष्क्रमण का प्रतीक है। ठीक है। मतलब गृह त्याग जो महापरिनिष्क्रमण, इसका क्या प्रतीक है? तो इसका क्या प्रतीक है? घोड़ा प्रतीक है। याद रखिएगा। तो बुद्ध जब ये गृह त्याग कर रहे थे, घर त्याग किया। अच्छा दोस्तों जो बुद्ध थे आपका महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने घर जब त्याग किया तो इनकी एज जो थी 29 वर्ष थी। याद रखना 29 वर्ष। ठीक है। इन्होंने इन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है। चीनी यात्री वेंग सांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल पाल वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दोस्तों ये गुलाम वंश का संस्थापक भी था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। ठीक है। और देखिए कुतुब मीनार की नींव तो ये डाले थे, लेकिन इनके पूरा जो करवाए इनके दामाद पूरा करवाए। इल्तुतमिश उनका नाम था। इल्तुतमिश इनके ये क्या थे? आपके दामाद थे इनके इल्तुतमिश। ठीक है। इन्होंने ही पूरा करवाया था। उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। वो चौगान खेलते समय हो गई। ठीक है। हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की शायद था इनकी, अब याद नहीं आ रहा है, बट कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ठीक है। इनका हो गया था। उसके बाद से कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। चलो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लौ एवं रक्त की नीति। ये देखिए थोड़ा सा गलत, लौ नीति का पालन किया था। मतलब कि नौ और नीति एवं रक्त का किसने लाया था? तो उस बलवान। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछता है कि रौ एवं नीति किसने इसका पालन किया? चलाया था बलवान ने। तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद के नाम अमीर तोता है। देखिए तूतीय लिखा है, तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है।
हुमायूंनामा की रचना की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम। देखिए गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा मतलब गुलबदन बेगम ये कौन थी समझ जाइए। तो आपकी गुलबदन जो बेगम थी ये थी बाबर की लड़की थी। बाबर की लड़की थी। बाबर की लड़की बाबर की लड़की थी कौन? तो गुलबदन बेगम। इन्होंने भाई हुमायूं जो थे, ठीक है 4 भाई थे, तो उनके नाम से क्या की रचना की थी? इक्ता सेना कागनी खान था, ठीक है। ये कौन थे? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। देखिए दोस्तों भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध यहाँ पर दिया गया है। कौन सा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था 326 ईस्वी में हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध जो हुआ था ये 326 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम कौन जीते थे? तो सिकंदर जीता था और पुरु हार गया था। मतलब पुरु और सिकंदर के बीच में हुआ था हाइडे स्पीच का 326 ईस्वी में। त्राइम का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों लड़ाई आपका ये मोहम्मद गौरी को भारत से मतलब कि विदेश से, ये भारत के नहीं तो मोहम्मद गौरी इनको लाया गया था, इनको पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के भी फिर युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये उस टाइम क्या हुआ? तो दूसरे टाइम पराजित हो गए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी आपके हार गए थे। और देखिए इसी युद्ध के बाद जो 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था पानीपत का, इसी युद्ध में क्या किया इब्राहिम लोदी? मतलब कि लोदी वंश को समाप्त कर दिया बाबर, और बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों कि मुगल वंश का नींव किस युद्ध के बाद डाला गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, और किसको हरा कर? इब्राहिम लोदी को। खानावा का युद्ध देखिए 1527 में फिर बाबर ने क्या किया? राणा संगा के फिर साथ लड़ा। उसके बाद से चंदेरी का 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ही मतलब जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 में विजेता था बाबर और मोहम्मद लोदी क्या हुआ था? पराजित हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें क्या हुआ था? शेरशाह जीते थे और हुमायूं हारा था, ठीक है। कनौज का बिलग्राम का जिसको कहा जाता है युद्ध 1540 में शेरशाह के बीच हुआ था और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं जिसमें हार गए, ठीक है। उसके बाद से हुमायूं भाग गए कुछ दिन के लिए, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ? अकबर जीत गए। उस टाइम अकबर नहीं लड़ रहे थे, वक्त खां लड़ रहे थे। इनके वो थे जो वक्त खां थे आपका ये वो सेना के मतलब कि सेना के मालिक थे, ठीक है इनके। तो उस टाइम अकबर की जो एज थी वो लगभग 12 वर्ष की थी, इनकी 12-13 वर्ष की क्या था इनका एज था। मतलब ये नेतृत्व कर रहे थे वही उनका सेना का गवर्नर वक्त खां। अब पानीपत का युद्ध 1526 में अकबर हेमू का युद्ध, तो हेमू हार गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1526 में अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप क्या हुए थे? हार गए थे और ये जीत गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद से आपका 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, जिसमें बंगाल के नवाब थे वो हार गए। ये हार गए और जीते कौन? अंग्रेज। देखिए ये छल से हारे थे, जो सिराजुद्दौला थे उनको छल से हराया गया था। कैसे? कि इनके ही गवर्नर जनरल वो थे, क्या नाम था उनका? याद नहीं आ रहा है उनका, लॉर्ड कुछ थे, इरविन की कुछ करके था, इनका जनरल थे मीर जफर शायद थे, मीर जफर, अब उतना याद नहीं रहा था। उनके ही सेना थे, उन वही थोड़ा सा छल कर दिए युद्ध में, ठीक है। और वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1560 में अंग्रेज के बीच और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें अंग्रेज जीते थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है, जिसमें अहमद साहब अली अंग्रेज की ओर से थे, ठीक है, और मराठा के बीच हुआ था। तो मराठा क्या हुए थे? हारे थे और ये जीते थे, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कितने सन में हुआ था? तो 1761
61 ईस्वी में पानीपत की युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। उस टाइम किसके साथ, तो अंग्रेज जिसमें हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो मीर कासिम हार गए, सिराजुद्दौला थे, मीर कासिम सिराजुद्दौला के बीच, और ये क्या हो गए, जीत गए। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी है, ठीक है। अब देखिए राजवंश और उनके संस्थापक कौन थे। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार जी, जिसके राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र, ठीक है। शिशुनाग और वैशाली हो जाएगा। नंद वंश का महापद्मानंद पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र संग पाटलिपुत्र। कौण वंश वसुदेव पाटलिपुत्र। सतवाहन वंश सिमुक और पृष्ठांश। पुष्य भूति वंश नरवर्धन और थानेश्वर कनौज। पल वंश सिनवर्मन चतुर्थ कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग मान्यखेत। चंदेल वंश नन्नुक और खजुराहो हो जाएगा। ये सब दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार। चंदेल वंश का तो नन्नुक, याद कर लीजिएगा ये। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओयोहुम 1885 में। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए। देखिए ये भी पूछ देता था 1800, देखिए आप लोग को यहाँ है 1885, अब पूछ देगा कि ऑप्शन में दे देगा कि कब हुआ था, इसका डेट भी दे देगा, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद से प्रथम अध्यक्ष पूछता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी, मतलब कि WC बनर्जी, WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद 1897 में। मुस्लिम लीग का आगा खां 1906 में। गदर पार्टी का लाला हरदयाल 1913 में, ठीक है। स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास 1923 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी गठन की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की भी गठन की थी, किसने, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इतना ख़त्म हो गया, बस आज के लिए इतना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और भी